गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ प्रोफेसर प्रवेश चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री के 50 पार्ट लेकर आया हूँ। 50वां पार्ट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग लेकर आए हैं, जो कि ये देख सकते हैं आप हम लोग। ठीक है, मंदिरों का स्थापत्य कला के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मंदिरों का निर्माण की शैली के बारे में, जो कि नागर शैली है, विमानन शैली है, बेसर शैली है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कवर करेंगे राजपूत काल। ठीक है, जो कि ये 800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक ये रहता है। इन तमाम टॉपिकों को हम लोग मात्र 10 से 12 मिनट में इसको कवर करेंगे। आप बहुत समय इधर उधर दिए होंगे, थोड़ा 10 से 12 मिनट देखिए, उसके बाद से खुद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार का कंटेंट दिया जाता है। तो थोड़ा आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काइंडली रिक्वेस्ट है। थोड़ा 10 से 15 मिनट आप दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्थापत्य कला। ठीक है, अभी जो स्थापत्य कला है, मंदिरों का स्थापत्य कला के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों का निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण में जो शैली है वह मौर्य काल से शुरू होता है। किस काल से शुरू होता है? मौर्य काल से ये शुरू होता है, लेकिन चरमो सीमा पर कब आता है? जब गुप्त काल आता है तब। ठीक है, मंदिरों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की ही है। जो अभी हम लोग मंदिर का जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो समझिए ये गुप्त काल का ही देन है। ठीक है, मंदिरों के निर्माण की शैली, तो मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियाँ। एक था नागर शैली, दूसरा विमानन शैली, जिसको द्रविड़ शैली के भी नाम से जाना जाता है, चौथा बेसर शैली। ठीक है, तो नागर शैली के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? नागर शैली को देखने को हम लोग कहाँ पे मिलता है? उत्तर भारत में। ठीक है, अब उसके बाद से यह उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलता है। कौन शैली? नागर शैली की मंदिर। ठीक है, वह नीचे चौड़ा होता था। क्या होता था? नीचे चौड़ा होता था। जैसे जैसे ऊपर होता था वैसे वैसे पतला होते जाता था। ठीक है, यह गुंबद रेखीय होता था। इसका जो गुंबद कैसा होता था? रेखीय होते थे, जिसे शिखर कहा जाता है। उस गुंबद को हम लोग क्या कहते हैं? जो रेखीय जो गुंबद है उसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर। ठीक है, वो खाने वाला शिखर नहीं, टॉप। शिखर के ऊपर एक रिंग बना होता था। क्या होता था? बना दिया जाता था, जिसे आमलक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमलक कहा जाता था। ठीक है, आमलक के ऊपर क्या रखा जाता था? एक कलश। क्या रखा जाता था? एक कलश रखा जाता था। ठीक है, कलश के बगल में एक ध्वज रखा जाता था। क्या रखा जाता था? एक ध्वज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक एक लाइन में एक एक शब्द में दम है। हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनने की चांस बनती है। तो थोड़ा सा भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करते जाइए। ठीक है, नागर शैली के मंदिर कभी भी अकेले नहीं होती थी, खास इसका बात था। ठीक है, इसमें 5 मंदिर ग्रुप में बनाया जाता था। किसमें? 5 मंदिर जो कि ग्रुप में बनाया जाता था। चारों कोण पर, एक बीच में। ठीक है, इस शैली, इसीलिए इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। किसी का 5 मंदिर रहने के चलते इसको क्या बोला जाता था? पंचायतन शैली। ठीक, इस मंदिर के चारों ओर 4 दीवार नहीं होती थी। ठीक है, नागर शैली के मंदिर के चारों ओर 4 दीवार ही नहीं रहती थी। यहाँ किसी भी प्रकार के तालाब नहीं होता था। तालाब नहीं होने के कारण भी था कि उत्तर भारत में नदी के कोई कमी नहीं है। नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, जिस श्रद्धालु को पानी की आवश्यकता है जाकर नदी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मंदिर के आसपास में तालाब वहाँ पर बनता है जहाँ पर पानी के अभाव हो, जहाँ पर पानी की उपलब्धि ना हो। ठीक है, तो यहाँ उत्तर भारत में तो पूछिए मत ना, सब तो नदियाँ समझिए लगभग में उत्तर भारत से ही निकली हुई है, जो कि पूरे भारत में फैली हुई है। ठीक है,
यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द इस पर भी पूरे भारत में कौन नदियों का स्रोत क्या है, कहाँ से उद्गम है, कहाँ पर जा किधर से होते हुए कहाँ पर जाके वो अपना ख़त्म कर लेती है अपने आप को, वो सब हम लोग जान लेंगे। बताइएगा तो हम वीडियो बना देंगे उस पर भी एक, ठीक है। उसके बाद में मंदिर में कोई भव्य द्वार नहीं होता था, नहीं तालाब, नहीं भव्य दरवाज़ा, ठीक है। एक शाखा गुजरात में भी है, ठीक है। एक शाखा इसका क्या है जो गुजरात में, जिसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है, ठीक है। नागर शैली का एक शाखा है जो सोलंकी शैली भी कहा जाता है। यहीं पर हम लोग का नागर शैली कंप्लीट होता है। अब अगला जो शैली आता है विमानन शैली, ठीक है। विमानन शैली, ठीक है, का विकास चोल तथा पल्लव वंश काल में होता है, ठीक है। उसका जो विकास होता है जो कि गुप्त मौर्य से लेकर गुप्त काल तक होता है। इसमें जो होता है विकास चोल वंश से लेकर पल्लव वंश तक होता है, ठीक है। यदि आप मौर्य काल, गुप्त काल, चोल वंश, मौर्य वंश और आप पल्लव वंश के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो हमने बना दिया हो, जाकर आप नए हैं तो जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में तो कम से कम जानकारी होना चाहिए। नहीं, ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। कौन? ये विमानन शैली हुआ, ठीक है। दक्षिण भारत में पानी की कमी होने के चलते वहाँ पे मंदिरों के आसपास, जहाँ पर निर्मित मंदिर होते थे, वहाँ के आसपास तालाब का भी निर्माण करना पड़ता था, ठीक है। यह शैली कृष्ण नदी से लेकर पूरे भारत में है। कृष्ण जो नदी है वहाँ से लेकर पूरे भारत में देखने को मिलेगा। कौन है? विमानन शैली की मंदिर, ठीक है। अगला है, इस शैली में भव्य दरवाज़ा होता था। कौन से? नागर शैली में। लेकिन विमानन शैली में भव्य दरवाज़ा होता था, लेकिन नागर शैली में किसी प्रकार का भव्य दरवाज़ा नहीं होता था, जिसे हम लोग गोपुरम या गोपुरा कहते हैं। मुख्य दरवाज़ा के कारण ही वहाँ चार दीवारी बनी होती थी। क्या होती थी? चार दीवारी बनी होती थी। यह मंदिर भी पंचायतन शैली कहलाता था। अब पंचायतन शैली इसलिए कहा जाता था कि मंदिर बीच में रहती थी, ठीक है। इस शैली में मंदिर सीढ़ीनुमा होती थी और सीढ़ीनुमा के कारण ही इसे क्या कहा जाता था? विमानन शैली कहा जाता था, ठीक है। इसी कारण इसे विमानन शैली कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम लोग शुरू होता है बेसर शैली। कब शुरू होता है? बेसर शैली। बेसर शैली जो है नागर शैली और विमानन शैली दोनों का मिश्रण ये रूप है, जिसको हम लोग बेसर शैली के नाम से जानते हैं। यह विंध्य पर्वत से लेकर एक कृष्णा नदी तक ये फैला हुआ है। इसमें खुले प्रदक्षिणा पथ होता था, मतलब खुले रास्ता होता था, आराम से आप आ सकते हैं। इसमें मंडप बहुत सुसज्जित होती थी। किसमें? बेसर शैली में, ठीक है। तो बेसर शैली भी हम लोग को समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे राजपूत काल, ठीक है। इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस कंटेंट को देखते हुए, मेरे मेहनत को देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरे जो भी वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ भारत के हर एक प्रतियोगी दृष्टिकोण से मैंने वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है। जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री और मैथ का भी बहुत से सारे वीडियो लगभग 200 प्लस में है, ठीक है। अब उसे जाकर देखिए, देखने के बाद उसके बाद क्वेश्चन बैंक से मिलाइए, देखिए कितना इससे बाहर क्वेश्चन जा रहा है, तब आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जब आइएगा ना वापस तो 1000 लोगों के बीच में बताइएगा, ठीक है। अगर विश्वास है तो आप शेयर कर लीजिए और जाकर उस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए और लाइक करते जाइएगा, ठीक है। पूरे भारत में इसे फैलाइए। और ख़ास बात यह है कि सेम चैनल के नाम से मेरे फेसबुक पेज पे ये वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी जाकर वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, या मन करें तो आप केवल यूट्यूब से ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग राजपूत काल, जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है, जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक ये रहता है, ठीक है। राजपूत काल
को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, अभी हमने बताया। राजपूत काल के उदय के बारे में एक चंद्रबरदाई की पुस्तक जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलता है। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू पर, एक माउंट आबू पर हुए एक अग्नि कुंड जिसको हवन कुंड भी कहते हैं से 4 वंशों का उदय होता है। कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंश का। ठीक है, अब कहिएगा जी ये सब वंश के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, तो आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो के पास, प्रतिहार पर भी हमने वीडियो बना लिया हूँ, चालुक्य पर भी, चौहान पर भी। ठीक, केवल बचा हुआ हम लोग को जानना परमार, जो कि इसके जस्ट यानी पार्ट 51 में ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर से आप से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, एक पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का और बनाऊंगा, जो कि ये 51 पार्ट पर हम लोग इस पर रोक देंगे। ठीक है, लगभग 50 पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री बना दिया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग फिर से कॉम्पिटिटिव टाइप के हम लोग लेकर आएंगे, जो कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको सामूहिक रूप से साइंस हम लोग कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, उसको लेकर आएंगे। उसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद से अगला हम लोग फिर देखेंगे कौन सब्जेक्ट शुरू हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट यानी पार्ट 51 मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक वेट कीजिए, और नए हैं तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।